अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हफ्ते और इतवार को लाहौर और कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की और इसके बाद मुलाकात में मौजूद कारोबारी शख्सियात आर्मी चीफ से मंसूब बड़े बड़े दावे कर रही हैं। मुल्क में 100 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी के दावे, स्मगलिंग, टैक्स चोरी और एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ टास्क फोर्सेज बनाकर फौरी एक्शन के दावे। और आज एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से दावा किया गया कि पुलिस एहलकार एक्सचेंज कंपनीज के दफ्तर आए और कहा कि वो ब्रांच में बैठेंगे और डॉलर की खरीदो फरोख्त को चेक करेंगे। दूसरी तरफ आज ओपन मार्केट में डॉलर मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज में 5 रुपए से 9 रुपए तक गिर गया और 320 से 323 रुपए तक के रेट पर दस्तयाब था। मगर इंटरबैंक में डॉलर आज भी बढ़ा और 1 रुपये 46 पैसे इजाफे के साथ 307 रुपये 10 पैसे की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मगर अब भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में तकरीबन 4% का फर्क है, जबकि गुज़िश्ता हुकूमत के IMF से मुआहदे के तहत ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में 5 ट्रेडिंग सेशंस का औसत फर्क 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी या तो ओपन मार्केट में डॉलर मजीद नीचे जाएगा वरना इंटरबैंक में डॉलर मजीद बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में मौजूद कारोबारी शख्सियत जुबैर मोतीवाला ने दावा किया कि आर्मी चीफ ने कोर कमांडर को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल कराची नहीं आना चाहिए। जुबैर मोतीवाला ने यह दावा भी किया कि आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में यह भी कहा कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। जनरल साहब ने जो ऐलान किया वो ये किया, बल्कि कोर कमांडर को एड्रेस किया, बराबर में बैठे हुए थे कि आई एम आस्किंग यू 1 लीटर ईरानियन ऑयल जो है वो कराची नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से क्या बात हुई? आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी बात हुई, क्या बात हुई? पार्टीज के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुखलिस नहीं है, उनका कहना ये था। फिर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुलाकात में मौजूद मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डेडी साहब, और साथ मौजूद है स्टूडियो में साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अकील करीम डेडी साहब, पहले आपसे, क्या वाकई आर्मी चीफ ने यह कहा कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है? मेरा तो नहीं ख्याल है, मैंने ये अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस टाइप के कोई जुमले इस्तेमाल नहीं हुए थे। जो जुमले इस्तेमाल हुए थे कि पाकिस्तान मुश्किलात में है और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो चुका है फर्दर अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इस तरह का तो जुमला मुझे समझ में आया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की थी जो अभी आपने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई और जुबैर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं समझता हूँ इस टाइप की कोई बात नहीं हुई थी उसमें। और हाँ, ये ज़रूर बात हुई थी कि स्मगलिंग को हम ख़त्म करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सबको कहा, DG रेंजर्स भी थे, कोर कमांडर भी थे, और चीफ मिनिस्टर का भी उन्होंने नाम लिया कि पुराने चीफ जस्टिस हैं, और माशाल्लाह तो इस तरह करके उन्होंने कहा ये हम इंश्योर करेंगे कि स्मगलिंग कम हो और कराची के हालात बेहतर हों। और डेढ़ साहब, उन्होंने क्या इस हवाले से कोई बात की कि 100 अरब डॉलर्स आएंगे, 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से आएंगे, जिसमें से 10 अरब डॉलर्स तो इस तरह होगा कि पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा होगा? देखें, बात इस तरह की कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के रुपये पे प्रेशर बहुत था और सारे लोग परेशान थे कि ये प्रेशर की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और रुपये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके पहले भी चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और चाइना ने एक बात की यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सूरत में हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे और पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। और पिछले $5 बिलियन जो उन्होंने, जो इनके लोन था वो रिशेड्यूल किया, और आगे के लिए भी इन्होंने यही कहा है कि हम इसी तरह आपको सपोर्ट करते रहेंगे। साथ में ये भी बातें ज़रूर भी हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि हमारी सारी लोगों से जो मीटिंगें हो रही है गल्फ़ कंट्री में, सऊदी अरब है, UAE है, और इनको हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो फोरम बनाया है वो फोरम उनकी मदद करेगा, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। जैसे पीछे 2019 में, 2021 में या 19 में मोहम्मद बिन सलमान ने ये बात की थी कि हम पाकिस्तान में $10 बिलियन रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि रिफाइनरी पॉलिसी काफ़ी डिले हो गई और कहीं जाके अभी केयर टेकर गवर्नमेंट में ये रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव हुई है, तो एक तो वो कमिटमेंट थी, और दूसरी कमिटमेंट वन विंडो ऑपरेशन की। इन्होंने कहा हमने इनको इंश्योर की है अगर वो माइनिंग में आते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं
या थर कोल है, इस तरह के बहुत सारे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगे। और 25-25 बिलियन डॉलर के इन्होंने 4 लोगों के नाम दिए कि ये चारों पाकिस्तान में अपनी कमिटमेंट करेंगे कि पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कॉरपोरेट फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, माइनिंग है। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में ये एवेन्यू अगर खुल जाता है और हम अपने सिस्टम को बेहतर कर लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो हर सूरत में पाकिस्तान में आ सकती है, क्योंकि पहले भी इन्वेस्टमेंट तो आती रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी, लेकिन हमारी कोताहियों की वजह से वो शायद सक्सेसफुल नहीं होती थी। अब अगर आर्मी चीफ ने एक फोरम बना लिया है और उस फोरम में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और चीफ मिनिस्टर वगैरह सब होंगे, तो डेफिनेट अगर हम उनको अट्रैक्ट करेंगे या फैसिलिटेटर बनेंगे तो डेफिनेट पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इस मुल्क में तो अपॉर्चुनिटी अनगिनत है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम उन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे। बारिक गोल्ड के हवाले से बात हुई है कि सऊदी अरब उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी बातें हुई हैं और लोकल जो कॉरपोरेट फार्मिंग के हवाले से बहुत बात हुई है। हमारे एक ब्रोकर ने ये भी कहा था कि सोयाबीन की फसल पाकिस्तान में बहुत बड़ी हुई है, इस दफ़ा कॉटन की भी क्रॉप बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें सारी पॉजिटिव हैं और इससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाके बेहतरी की तरफ जाएगा। तो ये सारी बातें वहाँ हुई थी और मैं समझता हूँ जब हम गए थे तो हम हकीकत से ये बता सकते हैं कि हमारे मोरल डाउन थे, लेकिन जब हम वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म होने के बाद अपने अपने घरों पे गए तो सबके मोरल काफ़ी हाई थे। एक भी बंदा मुझे उस दावत में नहीं मिला जिसने उमूमन हम बाहर निकलते बातें तो करते हैं कि बातें होती रहती है, लेकिन पहली दफ़ा हमने किसी के मुँह से ये जुमला नहीं सुना। हर आदमी सेटिस्फाई जा रहा था और ये कह रहा था कि नहीं, अब हमें भी फोकस होने की ज़रूरत है। जब आर्मी चीफ ने माशाल्लाह इतनी सारी बातें की, एक और बात जो बहुत अहमियत की है कि एक हमारे दोस्त ने, साथी ने ये बात की थी कि भाई आप इंश्योर करें कि आप आईएमएफ की कमिटमेंट ऑनर करेंगे और अगले पैकेज में भी आप आईएमएफ में जाएंगे। तो आर्मी चीफ ने उसके जवाब में ये कहा कि देखें, हमारी 24 करोड़ की पॉपुलेशन है और 24 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर हम ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे तो शायद हमारे लिए मुश्किलात होगी। और जाहिर बात है अगर हम अगले आईएमएफ पैकेज में, हम अभी से नहीं कह सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो, इससे हम अपने मसाइल को हल करें। अदरवाइज हमें ग्रोथ अचीव करना आईएमएफ के साथ रहते हुए बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। एफडीआई तो ये एक जुमला जो कि बिजनेसमैन को कहना चाहिए, वो आर्मी चीफ ने कहा। ये शबरी जी साहब, क्योंकि ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट की राय है कि जी पाकिस्तान को दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि इतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए कि पाकिस्तान पैरों पर खड़ा हो, ग्रोथ की तरफ जाए। आप चेयरमैन एफबीआर रहे, बिजनेस कम्युनिटी से साबिक आर्मी चीफ भी मुलाकात करते थे, आप भी मुलाकातों का हिस्सा रहे। आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि 2019 में सऊदी इन्वेस्टमेंट के हवाले से पहले भी दावे सामने आए थे। देखें, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और मेरा जो तजर्बा है इस तरह की मीटिंग्स का, मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ, बिल्कुल साफ आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। और इस तरह की चीज़ें हम पास में भी करते रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो हो सकता है, मगर ये मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में सीरियस हैंडीकैप नज़र आते हैं फ्रॉम आवर प्रैक्टिकल साइड। मेरा आपसे सवाल है, और 2 सवाल आपको करना चाहिए, मगर मैं सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो कुछ होगी, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यू ब्लॉक में होगी या GHQ में होगी? वो तो हो गया ना कि SIFC कहाँ से मॉनिटर होगा, सबको कहाँ पर है? क्यू ब्लॉक पे है ना। मगर आपको पता है प्रैक्टिकली कहाँ है वो तो बता देंगे। यहाँ यही फर्क है आप लोगों को, अमली तौर पर नहीं, यही आपके फर्क का समझने का। जब कोई चीज़ क्यू ब्लॉक में चली जाती है तो जब वो GHQ में पहुंचेगी तो उसे वायरस लग चुका होगा। आप लोग बिल्कुल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं। SIFC एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि क्यू ब्लॉक में होगा, और जो ये हमारा तजर्बा है कि हमने कभी भी प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं दे सके हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो सिंगल विंडो की बात हो रही है, आप कह रहे पॉसिबल नहीं हो पाएगा? नहीं, सिंगल विंडो तो
क्यू ब्लॉक में ही होगा ना यार। मगर आप कह रहे पॉसिबल हो नहीं पाएगा, आप ये कह रहे हैं, जो कुछ आपने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, कह रहे मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि वहां पर मिनिस्ट्रीज के सारे अंदर माफियाज बैठे हुए हैं, जो आईपीपीस के माफियाज हैं, जो रिफाइनरीज के माफियाज हैं, वो ऐसी इसमें चीज़ें निकालेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब को पसीने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा ज़ाती व्यू है, बिल्कुल ज़ाती व्यू कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर्ली एडवाइज्ड नॉर ही इज़ बीइंग प्रॉपर्ली, उनको पूरी चीज़ों को सामने ला के करना है कि ये जो सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करके कि स्टॉक एक्सचेंज आगे मैनेज हो जाए या डॉलर मैनेज हो जाए, इससे पाकिस्तान खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल वो हैं जो हम सेटल नहीं कर रहे। जब वो स्मगलिंग की बात कर रहे थे, जो सामने बैठे थे, उनसे पूछेंगे, जब मैं चेयरमैन FBR था तो मैंने इनको दुकानदारों को कहा था कि आप स्मगलिंग गुड नहीं बेचें तो मैं सारे कस्टम लोगों को कराची से निकाल लेता हूं। तो इन्होंने कहा था हम कस्टम की गुड्स बेचेंगे। देखिए, हर चीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब प्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो सामने बैठे वाला क्या प्रेजेंट कर रहा था। नहीं, मगर आपने भी कहा था ना कि जब ईरान से स्मगलिंग की बात हुई तो आपको उस वक्त के कोर कमांडर ने आके कहा, उन्होंने कोर कमांडर को फिर ऑर्डर किया है, मैंने जहां से जो रोक सकता है उसकी को कहा। मैंने आपके प्रोग्राम में वाज़ेह कर दिया था ना, बिल्कुल मैंने कह दिया था, बहुत ज्यादा कह दिया था, जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे आप बताएं, नहीं आपको बिल्कुल कहना चाहिए था। कल आप मुझे बताएं कि कल जब वो कह रहे हैं कराची में नहीं बिकेगा पेट्रोल, कराची में नहीं बिकेगा, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी शहरों में बिकेगा क्या। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल, देखिए ना, हम लोग बड़ी अच्छी, मैं तो एग्री करता हूँ कि ईरान में से पेट्रोल स्मगल नहीं होना चाहिए। 120 रुपए लीटर ईरान में अवेलेबल है, 300 रुपए का पाकिस्तान में पेट्रोल का प्राइस है, 180 रुपए का मार्जिन है, 180 रुपए लीटर का मार्जिन है। बिल्कुल आप कंट्रोल करेंगे, आप चीज़ें करेंगे। तो सर, मेरा कहने का ये है कि व्हाट आई एम सेइंग कि बड़ा फासला होता है जो असल में और रियलिटी में। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कोई चीज़ करनी है तो वो कल 3 चीज़ें कर दें। मैं उनकी बात मैं कहूँगा कि हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं। वो मार्केटों को 6 बजे बंद करा दें, वो बड़ी गाड़ियाँ 2000 सीसी वाली 6 महीने के लिए बंद करा दें, वो एक्सचेंज कंपनियों को बंद कर दें, वो 5000 नोट का बंद कर दें, फिर मैं मानूंगा कि हाँ जी, तब्दीली आ गई है। बाकी तो देखिए, और ये सारे काम, एक जीप भेजनी है सिर्फ आपको रीगल पर, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अकील कैबिनेट साहब, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है, साबिक आर्मी चीफ हो, उससे पहले के मामलात हों, वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं, फिर दावे होते हैं इतनी सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, इस तरीके से मईशत आगे जाएगी। माजी में हो नहीं सका, इस दफ़ा क्यों आप इतने पॉजिटिव हैं कि इस दफ़ा हो जाएगा? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इस दफ़ा जो हमारे साथ ब्रीफिंग दी गई है, उस ब्रीफिंग के बाद फॉलोअप भी हो रहा है। 2 दिन में हमारी मीटिंग को तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम लोगों ने काफ़ी हद तक फॉलोअप किया है। दूसरी, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि लास्ट वीक मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लोग, उसमें अंडर इन्वॉइसिंग हो रही है। तो उन्होंने पूछा था, सवाल 2-3 पूछे, तो हमने उनका जवाब दिया कि जैसे राइस है, एरी 6 अगर आप पाकिस्तान में ख़रीदते तो $590 की आपकी कॉस्ट है, और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है $350 और $450। तो आज मेरे ख्याल से ये रेट फिक्स हो गया मिनिमम $550। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस तरह पहले तो नहीं होता था, और हम तो बड़े पर उम्मीद हैं कि जो बातें हुई हैं और उसका फॉलोअप शुरू हो चुका है। और उस फॉलोअप में आज एक मीटिंग भी हुई थी, हमारे ऑफिस के भी लोग आज उस मीटिंग को अटेंड किए। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग काफ़ी बुरा वक्त देख चुके हैं और हर एक को जागने की ज़रूरत है। सबर भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इनके 2-3 प्रपोजल अच्छे हैं। 5000 के नोट ख़त्म करने चाहिए ताकि ब्लैक मनी को हम किल करें। लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं शाम को इलेक्ट्रिसिटी अर्ली बंद कर दें, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त इशू ये नहीं है, पाकिस्तान का इशू है कि आपके पास सरप्लस एनर्जी है और सरप्लस एनर्जी बिक नहीं रही है। ना बिकने की वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है, और
उसी की वजह से ये बिजली महंगी हुई है। आज आप 10,000 मेगावाट बिजली बेचना शुरू कर दें, आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम हो जाएगी और बिजली के रेट नीचे आ जाएंगे। अब पाकिस्तान के साथ उलट हो रहा है, जितनी कम बिजली हम बेचेंगे बिजली इतनी महंगी होगी, जितनी हम ज़्यादा बेचेंगे बिजली सस्ती होगी। तो ये हमारे लोगों को समझना होगा कि हमने प्रोजेक्ट लगा लिए हैं, जैसे चाइना ने भी सीपेक के प्रोजेक्ट लगाए हैं, तो हमें चाइना से भी अब रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पाकिस्तान में आए, अपनी इंडस्ट्री लगाएं और अपनी जो एनर्जी की खपत को बढ़ाएं। लोग शायद ये समझ नहीं पा रहे, लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझाना कि पाकिस्तान में इस वक्त हम जो कम बिजली इस्तेमाल हो रही है तो ये हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है। तो बिजली की जितनी डिमांड बढ़ेगी हमारा रेट उतना नीचे आएगा। शफर साहब, ये तो जो ये सारी चीजें लोगों को बताने की भी जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है। पाकिस्तान का मसला रिजर्व नहीं है हमारे पास। आपको लगता है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए 25-25 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर का कोई फ्रेमवर्क है ऐसा कि जिसके तहत आ जाए, हमारे कोई रिजर्व बिल्डअप हो जाए? देखिए यार, ये हमारी फील्ड है तो हमें बात करने दें। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होती है कैश इनफ्लो। जब OGGCL बेचेंगे तो कैश आएगा, और अगर आप रिफाइनरी लगाएंगे तो कैश नहीं आएगा, कैश आएगा और मशीनरी में वापस चला जाएगा। सीपेक के प्रोजेक्ट्स में हुआ नहीं, वापस चला जाएगा ना, तो आपका रिजर्व बिल्डअप नहीं होगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ ये बात भी हुई है कि उनको ये बात समझ है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट 100 की भी ले आएंगे ना अगर, तो भी आपके पास कैश इंप्रूव नहीं होगा आपका। ठीक है, आपका रिजर्व इंप्रूव होगा जब आपके पास कैश आएगा, आप अपनी एग्जिस्टिंग बेचेंगे, जिसको मैं फेवर नहीं करता। वो कहते हैं कि मैंने 10 बिलियन की कोई कमिटमेंट ली है, मैं अच्छी बात है, अगर वो है तो बहुत बेहतर है, मगर 10 बिलियन से भी पाकिस्तान बचने वाला नहीं है। मुझे भी बड़ी खुशी है, मैं कोई पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लोगों को गलत उम्मीदें, गलत मशवरे देकर पाकिस्तान के अवाम को इस चक्कर में नहीं डालना चाहता कि आज हम इसको चला दें और हम बैठ के जुआ खेलना शुरू कर दें चीज़ों में। मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। मेरा कहना ये है, मेरा ज़ाती ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जो इदारा जिम्मेदारी लेगा आज, वो कल पब्लिक से गालियाँ खाएगा। ये बात मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के तमाम लोग, पॉलिटिकल पार्टीज, इस्टेब्लिशमेंट, सब मिल के जिम्मेदारी लें। किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। ये जो आप मीटिंग्स करते हैं कोर कमांडर के दफ्तर में, तो ये मीटिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में होनी चाहिए, अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में भी सिटिंग। ये आप जो आप डायनेमिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, ये डायनेमिक्स आपको 6 महीने 8 महीने अच्छी लगेगी, मगर ये डायनेमिक्स इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये डायनेमिक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये मैं अपनी फाइल लेकर कोर कमांडर के दफ्तर में नहीं जाऊंगा, मैं जाके चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में जाऊंगा। जब आप जाके बैठेंगे इस्लामाबाद में, मैं आपको आज यकीन से कह रहा हूं, इनमें से एक फाइल मूव नहीं होगी। मैं आपको आज ये लिख के देता हूं, इसलिए मूव नहीं होगी शाहजेब कि इस्लामाबाद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो तमाम गुड इंटेंशन को किल कर देती है। और ये बिजनेसमैन जो आज कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा हमें कोई बिल्कुल सुहाने ख्वाब नजर आ गए और हमने पाकिस्तान की, समझ लें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो गए और ये ख़त्म हो गई तमाम प्रॉब्लम, ये लोगों को सही नहीं दे रहे। आखिरी बात, जो बंदा ये बात करता है कि पाकिस्तान IMF से आगे SBA में नहीं जाएगा, स्टेट बैंक बगैर के बाद, मैं उसको सिर्फ ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो अपने स्टेटमेंट को रिव्यू करे। हालात वो नहीं हैं जो ये बात की जाए कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इकोनॉमिस्ट की भी राय है। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ी बात है और ये हमें ऐसे करसरी नहीं करनी चाहिए। अखिल कैबिनेट साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं अपनी जगह, SIFC का प्लेटफॉर्म जरूर है, मगर 100 अरब डॉलर के एक तो हमारे पास कोई एहसास नहीं है कि हम किसी को बेच दें और हमारे रिजर्व्स में इजाफा हो जाए इतने सारे। और अगर दूसरी इन्वेस्टमेंट आएगी तो शबरदीन साहब कह रहे हैं वो अब मशीनरी और ये सब में आएगा, हमारे मसाइल नहीं हल होने वाले हैं, हमें IMF के प्रोग्राम में बहरहाल जाना है। ये अप्रोच भी गलत है, ये सोचना। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सबर जैदी साहब भी FBI चेयरमैन थे, तो सबर जैदी साहब ने हमें जो ब्रीफिंग दी थी वो GHQ में बैठ के दी थी, स्टेट बैंक में बैठ के नहीं दी थी, FBR के दफ्तर में बैठ के नहीं दी थी। तो ये अपनी जब बारी में इन्होंने ये ब्रीफिंग दी थी तो उनको उस दिन वो कहाँ खो गए थे। उस दिन वो कह देते कि भाई GHQ में मैं नहीं जाऊँगा, बाजवा साहब की मैं नहीं सुनूंगा, मैं सीधा FBR दफ्तर बुलाऊंगा। मैं ये समझता हूँ, देखिए बातें बहुत आसान होता है करना। इस वक्त
लोगों को कॉन्फिडेंस देना है। और मैंने आपको कहा कि चाइना के हवाले से बात हुई, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए चाइना को कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि पहले आपके माइनिंग सेक्टर को कभी भी ओपन नहीं किया गया। पहले कोई FICS जैसा कोई SFIC कोई बना नहीं था। ये बनाने का जो मकसद है सबको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं पाकिस्तान में, उसी को किल करने के लिए ये फोरम बनाया गया है। अगर इस फोरम को हमने अभी तक देखा नहीं है, सुना नहीं है और हम ये कह दें कि ये नाकाम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। हम सबको पाकिस्तान के लिए अब कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठना चाहिए। अब अगर ये लोग रो रहे हैं कि कारोबारी हालात बहुत ख़राब है, तो 200 कंपनियों का स्टॉक एक्सचेंज में रिजल्ट आया, जो 200 कंपनियों का 190 कंपनियों ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किए। तो मुझे एक बात बता दें, पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब है, तो ये रिकॉर्ड प्रॉफिट कहाँ से आ रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्हीं बातों की वजह से लोग डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वो पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं यार सबर जैदी साहब तो FBR के चेयरमैन रह चुके हैं, ये तो ज़रूर ठीक बात। पाकिस्तान में जो भी नेगेटिव बात करता है लोग उसको सुनना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव बात करता है उसको कोई लोग, हमारे लोग आदी नहीं है उनकी बातें सुनने के। तो मैं ये कहता हूँ कि इनको ये पूछा जाए कि ये सारे पैसे रिकॉर्ड प्रॉफिट हुए, ये कहाँ से प्रॉफिट हुए? पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं। मैंने अटेंड की GSQ में, मैं एज एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट बैठा हुआ था, जुलाई में मजबूर था। सारी बात दूसरी बात मैं ये पहली बात भी दोबारा करते हैं, क्या चीज जो आप बात कर रहे हो, जो अखिल भाई ये कह रहे हैं कि मैंने क्यों मीटिंग की थी, मैं उस वक्त मीटिंग करने वाला नहीं था। मैं उस वक्त एम्प्लॉई ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पाकिस्तान था और मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ जाए, मैंने वहाँ जाके की। मैं वो बैठता नहीं बैठता वो अलग बात थी। और अगर आप उस मीटिंग का अगर उस मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो आप पूछें उनसे जाके कि मैंने उनसे सवाल किया था या नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, पूछे जाके उनसे। ये एक अलग सब्जेक्ट है, आगे चले। बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से खुद से नहीं कहा था कि आप क्यों नहीं है वहाँ? हाँ, मैंने इमरान खान से पूछा था, पूछे इमरान खान से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं आप चले गए थे, ठीक है। मैं पूछे ना, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था? आप पूछे ना, किस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा था? देखिए मुझे डीमीन करना बड़ा आसान है अखिल भाई के लिए कि आप कहते हैं कि ये गलत थे, ये गलत थे, ये गलत थे, बड़ा आसान है, जो दिल चाहे बोल दे, ठीक है। मगर मेरी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। जो बात मैं कहूँगा वो परफेक्ट होगी, वो उसमें गलती नहीं हो सकती। मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कुछ फंडामेंटल तब्दीलियाँ, अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे चाइना के पावर प्रोजेक्ट के साथ हम चल सकेंगे, जो हमारे IPP से, ये इसके साथ हम नहीं चल सकते। अगर हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनीज की प्रॉफिटिबिलिटी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान में सब हरा हरा है और कोई परेशानी नहीं है, अखिल भाई कह रहे हैं बहुत कोई खराबी नहीं है, स्टॉक्स की सब कंपनियों ने प्रॉफिट दिए हैं, जो कंपनियां प्रॉफिट देती हैं उनके डायरेक्टर मैं हूँ। ये तो सिर्फ स्टॉक से बैठते हैं, मैं 3-4 बड़ी कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, वो जो बड़ी कंपनियां हैं। तो मैं सिर्फ गुजारिश इनसे ये कर रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करें। मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि 320 के डॉलर के साथ 20% इन्फ्लेशन, 20% इंटरेस्ट रेट के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पाकिस्तान का गरीब आदमी मर गया है। बिजनेसमैन जो बैठा हुआ सामने वो तो पजेरो में आया था, बाकी आदमी मर गया है। मेरे पास मैं पजेरो में ट्रेवल नहीं करता हूँ, मेरे पास लाइट क्रूजर्स नहीं होती हैं। ये जो बातें करते हैं कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हो गया स्टॉक एक्सचेंज का, ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान कुछ और है। 320 ज़ाहिर है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ है, 28% हर चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, रोटी नहीं आ रही। अब आप उस पर कह रहे हैं कि नहीं मैं प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी अच्छी आ गई, मैं अच्छी बातें करूं, ठीक है, मैं आके कहूँ जी बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें शाहजेब साहब, ये बैठे हुए हैं, बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट आएगी ये हमें खैरात के तौर पे आएगी, ये इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी उनके लिए बनती है। डेढ़ साहब फाइनल कमेंट। हेलो जी रेड्डी साहब, अखिल करीम रेड्डी साहब जी। हेलो जी, आवाज जी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ सबर भाई को जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी जो बातें की है, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं जितनी बातें मैं कर रहा हूँ उसको मैं ऑन करता हूँ। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने पहले भी कहा था कि मिनिमम सैलरी को बढ़ाया जाए। आज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मिनिमम सैलरी 40,000 रुपये करने की ज़रूरत है। ये IPP के प्रोजेक्ट जो लगाए गए हैं ये पाकिस्तान के ऊपर बर्डन है, इसने हमें काफ़ी डैमेज किया है और किसी ने पिछले 20 साल में इसको फोकस नहीं किया। अगर हम ये सारा काम पहले कर
लेते तो आज ये मुसीबत हमारे सर पे सवार ना होती। और मैं रिकॉर्ड पे है कि पिछले 20 साल में अगर किसी ने टीवी पे आके जो जुमले कहे, वो मैं अकेला आदमी हूं जो हमेशा कहता था कि इस आईपीपी के एग्रीमेंट्स में चुंगल में हमने फंसना है। और अब आईएमएफ जाहिर बात है वो आपके ऊपर सख्ती कर रहा है, और पहले वो शायद आपको रिलैक्सेशन देता था। तो हमने अपने बजट में सब्सिडी बहुत ज़्यादा रखी थी, यही सब्सिडी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हुई है और उसी की वजह से हम आज इतना डैमेज हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पीछे तो सबको मौका मिला था कि वो सब्सिडी ख़त्म भी कर सकते थे, तो उन्होंने ख़त्म नहीं की। आज ये टीवी पे बैठ के बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने दौर की बातें करें, भाई उन्होंने क्या किया, ये छोड़ के क्यों भाग गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन इनसे ये किया था, मैं भी उसमें मुझे पता है कि भाई आप लोग वहां क्यों गए थे, ये प्राइम मिनिस्टर का क्वेश्चन था, इनका नहीं था। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे सवाल नहीं किया कभी, गलत कह रहे हैं, टोटली रॉन्ग, ही इज रॉन्ग। मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया तो उन्होंने डिफेंड किया था कि किससे सवाल किया? जब जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि वहां मीटिंग्स होती है तो उन्होंने कहा था वो इदारा ठीक काम करता है, वो इसके हामी थे। मैं अपनी बात का जवाब दे हूं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक आज रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैं जब मैं उस मीटिंग से उठा था तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुझे कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं मिला था उस वक्त भी। देखिए सर, बात ये ना कि मैं अच्छी बातें करूं चीफ आर्मी स्टाफ, मगर सामने वाला भी तो कुछ लेकर आए टेबल पर। चले, बट मैं तो इकोनॉमी के बड़े कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहा हूँ। आपका ख्याल है कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा? वकील करीम रेड्डी साहब का ख्याल है कि बहुत पॉजिटिव हम उठ के आए हैं, हम उम्मीद करते हैं। नहीं, मेरी बात समझो शाहजेब, देखिए हम कंट्रोवर्सी में चले गए आपस की। देखिए बात ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 6 महीने बाद इलेक्शन में जाना है। देखिए चीज़ों को रिलेट करके चलें। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी, कोई एक इंसान, कोई एक इदारा आज के हालात, अच्छा पहली बात तो ये रियलाइज करें कि आज के हालात यूजुअल हालात नहीं है। ये तो आप रियलाइज कर दें, करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल ठीक है। जब आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि पाकिस्तान गोइंग कंसर्न नहीं है तो आप लोग सारे हंसते थे। आप पहले थे 2021 पहले थे ना, अब ये सारे बैठ के बातें करते हैं। मैं तो अग्री कर रहा था आपसे कि हम उसी तरफ जा रहे हैं। आईपीपी के ऊपर मेरे कम से कम 50 आर्टिकल हैं अखबार के अंदर, कम से कम 50 आर्टिकल लिखे मैंने आईपीपी के ऊपर। ठीक है, ये पीरा भी मैंने बंद कराया है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त के हालात अनयूजुअल हैं और पाकिस्तान अपने डिफॉल्ट के से नहीं बचा है। ये अगर आप समझ रहे हैं कि डिफॉल्ट से बच गया है तो नहीं बचा है। और पाकिस्तान को 2023 से लेकर 2028 तक 88 बिलियन डॉलर अरेंज करने हैं, कैश फ्लो में। तो इसमें ये आम बात है। इन हालात में कॉशियस स्टेटमेंट देनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि 6 महीने नहीं तो 8 महीने बाद इलेक्शन होके एक नई गवर्नमेंट आएगी जिसका सीईओ कोई और होगा जो इससे ट्रांजिशन करके आएगा। अखिल करीम रेड्डी साहब, ये बड़ी अहम बात है कि ज़ाहिर पाकिस्तान को अदायगियां करनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट फिर आ गया है और पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं, इनफ्लोज आगे नजर आ नहीं रहे हैं। आप एज ए बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट हैं कि हम सर्वाइव कर जाएंगे और इकोनॉमी यहाँ से बेहतर हो जाएगी? फाइनल कमेंट। देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इसके पहले कब किसने कहा था कि हम मिडिल ईस्ट के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, माइनिंग में जा रहे हैं, लाइव स्टॉक्स में जा रहे हैं, थर्ड कोल में जा रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ये चीज़ें हमने अट्रैक्ट की है और ये एक्सप्लोर की है। हम तो अपने जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर को भी नहीं चला रहे थे, वो जो फॉरेनर्स आए थे वो सब वापस पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा कि SIFC का जो मकसद है वो यही है कि फॉरेनर्स इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना, वन विंडो उनको फैसिलिटीज़ देना। तो मेरा ख्याल है कि आज भी मैं यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के कोई चांस नहीं है। आपके पास $8 बिलियन का रिजर्व अभी भी पड़ा हुआ है जो आपका अपना है, 4.5-5 बिलियन का गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपकी IMF की कमिटमेंट है, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक सबसे कमिटमेंट है। तो जो रीपेमेंट है, मैं समझता अगले 2 साल में हमें रीपेमेंट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये 200 अरब 250 अरब की ऐसी बातें करते हैं जैसे पता नहीं है हमारे ऊपर कर्जा ही नहीं है 200 अरब का। तो हमारा तो फॉरेन लोन भी 140 बिलियन। देखिए सर, कॉन्टेक्स्ट गलत बात कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनो, आप इनसे बोलें कि कैश फ्लो निकाल लें कि अगले 5 साल में 88 बिलियन रुपीस का आउटफ्लो है या नहीं है।
ठीक है, और वो आउटफ्लो मुझे उसकी IMF की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें मैंने मार्केट से उठाना है, ये मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से उठाना है, और मार्केट से उठाकर मैंने उठाना है, उसके लिए मुझे एमर्जिंग मार्केट रेटिंग चाहिए, ठीक है। जाहिर है हमें सकूक वकूक हम नहीं इशू कर पाएंगे, ये मसाइल है। यार देखो, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता बैठ के, यहाँ बैठ के, या मैं लोगों को बैठ के ये एक झूठ के ऊपर पूरी इबारत नहीं खड़ी, क्योंकि हमने 75 साल झूठ बोल बोल के लोगों को यहाँ खड़ा कर दिया है, ये कह रहा हूं मैं आपको। मैं आप दोनों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज रुपए की कुछ रिकवरी हुई है, एक्सचेंज कंपनीज की तरफ से शिकायत भी आई है कि पुलिस ऑफिसर्स जो है वो बाकायदा तौर पर एक्सचेंज कंपनीज में आए। ये कहाँ जा रहा है डॉलर, क्या मामला होगा, एक्सचेंज कंपनी से पूछेंगे। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मिल दूंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब। बोस्तान साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ आज डॉलर गिरा है, मगर दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज एतराज कर रही हैं कि पुलिस अफसर आ गए और कहा कि हम देखेंगे डॉलर की खरीदो फरोख्त, मगर डॉलर दूसरी तरफ गिर रहा है। आप लोग मुतमईन नहीं हैं, मगर मसला यह है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क इतना बढ़ गया था कि एतराज भी आप लोगों पर ही हो रहा था। देखो, ये हमने खुद रिक्वेस्ट की थी चीफ आर्मी स्टाफ से और आला काउंसिल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के पाकिस्तान कि जितनी बड़ी मनी मार्केटें एक्सचेंज के उनके बाय ब्लैक मार्केट वाले उन्होंने अपने कारिंदे छोड़ दिए हैं, और जो भी क्लाइंट हमें हमारे काउंटर पे आ तो रास्ते में रोक लेते हैं, उसको घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, उनको हमारे से ज्यादा रेट ऑफर करते हैं, और वो फिर जो है उनको कार्ड देते हैं, गोविंदा के परमानेंटली उनको अपना क्लाइंट बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है कट हुई। और उसका नतीजा क्या निकला, डॉलर का रेट जो एक महीने पहले सिर्फ 3 रुपए का फर्क था फ्री मार्केट का और इंटरबैंक का, वो बढ़ के 30 रुपए फर्क पे चला गया। तो मैंने कहा जी आप इस तरह रुपये को यारों मददगार ब्लैक माफिया के रिमूव करूँ पे छोड़ देते तो रुपया आउट ऑफ डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप खिलाफ एक्शन लें, और मेरे पूरा जो काम थे राब्ते में थे, और उन्होंने बताया कि हम पूरी टीमें बना रहे हैं, और उन्हें खुफिया जो है अहलकार थे वो जो है सिविल कंपनी में कब से घूम रहे थे, और काफी लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है, और आज भी वो घूम रहे थे, बाहर रखी कर रहे थे, कोई लोग मिलेगा हमने पकड़े जाए। बाकी ये गलत खबर चलाई गई है तो वहाँ उनको तैनात कर दिया या बैठ को मॉनिटरिंग करें। वो जरूर आते हैं, अंदर आके देखते हैं कि रेट पूछते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का क्या रेट चल रहा है, कितना फर्क है बाइंग सेलिंग में, वो उस चीज को वॉच कर रहे थे, और कोई उन्होंने तो आप ये कह रहे हैं एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पर एतराज नहीं है अगर आप लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, पुलिस आकर बल्कि हमने तो उनके साथ तामुन किया है, उनको बोले कि आप बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी है आप इन लोगों को पकड़ें ताकि माफिया जो है ये परमानेंट बेस पे इनके खिलाफ एक्शन लें। और कुछ लोगों को हरासमेंट आया कि ये अंदर आए हैं, क्यों आए हैं, तो वो हमारे जो है जौहर पराचा साहब ने कोई स्टेटमेंट दी कि ये ऐसे हरासमेंट पैदा हो रही है। मैंने फिर डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नायब साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिविल कवर में आ सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, ये गैर कानूनी चीज नहीं है। हाँ, अगर कोई हरासमेंट पैदा करते हैं, बदतमीजी करते हैं या कोई इस तरह की, तो फिर हमें बताएं, हम एक्शन लेंगे। मगर मुस्ताद साहब आप पिछली दफा भी जब टाइम पर प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि जी डॉलर नीचे जाएगा, कोई 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो बढ़ के 330 रुपए से भी ऊपर ओपन मार्केट में चला गया, जिसकी वजह से जाहिर है IMF का प्रेशर आता है, IMF की शर्त है जिस इंटरबैंक उसको चेस करने लगता है। तो एक्सचेंज कंपनीज पर ही एतराज उठ रहा है, टास्क फोर्स भी आप लोगों के लिए बनाई जा रही है कि आप लोग ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए ये बिल्कुल गलत खबर है, हमारे लिए नहीं बनाई थी, ब्लैक मार्केट वालों के लिए बनाई गई है, और बनाने भी चाहिए और परमानेंट बेस पे होनी चाहिए उनका, ये तो हमारी डिमांड थी, तो इसको गलत अंदाज में पेश किए गए। वैसे मगर अगर टास्क फोर्स बन जाती है, आप जो कह रहे हैं कि आज एक्सचेंज कंपनीज के बाहर से जो ब्लैक मार्केट वाले लोग हैं उन पर भी आप कह रहे हैं कि क्रैकडाउन हुआ है? उन्हीं पे उनको अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। तो मैंने आप बात समझे, क्लाइंट को वो घेर के ले जाते थे, हमारे काउंटरों पे आने नहीं दे रहे थे। ये हमारी मुल्क के लिए भी नुकसानदेह था, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो थी 90% इनके हाथ में चली गई। तो उसी को हमने बहाल करने के लिए ये सारी रिक्वेस्ट की, और हमारी रिक्वेस्ट पे जो है ये टास्क फोर्स बनाई गई, और ये लोग जो है उसको उनको पकड़ेंगे भी। और मैं मगर बोस्तान साहब ये दोबारा क्यों नहीं होगा? माजी में भी हो चुका है, जब आप लोगों ने दायरे डार साहब आए थे और वो जबरदस्ती ओपन मार्केट में डॉलर को नीचे रखा हुआ था, इंटरबैंक भी था, तो एक और मार्केट डेवलप हो गई थी, बहरहाल उसकी तनकीद भी आप लोगों पर होती थी, मगर वो 20-25 रुपए फिर 30 रुपए ऊपर था। ये दोबारा क्यों नहीं हो जाएगा इस क्रैकडाउन के नतीजे में? देखो, ये तो अब ज़ाहिर है क्रैकडाउन परमानेंट होगा और मिली भगत ना हुई, फिर तो ये लोग अंडरग्राउंड यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर पता चले कि इन्होंने फिर मिली भगत करके और अपने साथ मिला लिया एहलकारों को, और उन्होंने उनको छोड़ दिया, और फिर दोबारा उन्होंने यही हरकतें शुरू कर दी, फिर तो कोई फायदा नहीं इसके रखे। इसका फायदा तो तब भी है कि इसको जितने भी इसके इनके इनको नेक्स्ट टू नोबीज किए जाए, और जितनी भी हमारी सप्लाई है स्मगलिंग, जैसे अफगान ट्रांसलेट बहुत बड़ा नासूर है हमारा, जिसमें चीफ साहब ने कहा भी है
तो हमारा देखो $2 अरब जो है वो ज़ाया हो रहा है, उसको ज़ाया होने की वजह हम खुद हैं। हमारी सर, तो पॉलिसी फिर अगर ये क्रैकडाउन इसी तरह चलता है तो ये सिर्फ आज गिरा है ओपन मार्केट में, क्योंकि अगर ओपन मार्केट में नहीं गिरेगा तो इंटरबैंक को उसके करीब आना पड़ेगा IMF की शर्त के तहत, या ये प्रेशर रहेगा फिर ओपन मार्केट में नीचे आएगा अगर इसी तरीके से क्रैकडाउन रहता है? जी बिल्कुल रहेगा। और हमारी जो है मेरी स्टेट बैंक से बात भी हुई थी इस सिलसिले में, कि उन्होंने कहा जी हम भी डिमांड ना होती तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसको हमने मीट करने हैं, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जितने कंटेनर थे, जितनी बाहर की पेमेंट थी, शिपिंग की, एयरलाइन की और फॉरेन इन्वेस्टर की और लग्जरी आइटम को सारी खोल दी गई हैं। तो उनकी डिमांड है, जो ही डिमांड हमारी आप देखेंगे नैरो होएगा, हमारा टारगेट है 1 से 2% से ज्यादा मार्केट ऊपर ना जाए। और हमारा अगर कल 8 रुपये भी होता है तो हमारा 14 से 15 के करीब आ गया, तो हम उसके नजदीक पहुंच गए। तो हमारा आज भी जो है डॉलर जो आखिरी ट्रेड हो रहा था वो 14-15 में बाइंग हो रहा था और 17-18 में सेल हो रहा था। और इंशाल्लाह कल भी 1-2 रुपये गिर जाता है तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लिए, और मजीद अगर सप्लाई आती है तो हम इसको करेंगे। आप देखेंगे फिर इंटरबैंक भी गिरना शुरू हो जाएगा। असल चीज़ है सप्लाई को बहाल करना, और जो भी ये सट्टेबाज हैं इनके खिलाफ क्रैक डाउन करना। और जो मैं बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, जो ट्रांजिट है इनको पूरा हुकूमत से मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 400-600% ड्यूटियाँ खत्म करें, ताकि लोग जो है अफगान माल अपना न भेजें, सीधा पाकिस्तान लेके आए। और ड्यूटी को जो नॉर्मल है 100% है, ये 50% करें, ताकि ये हमारा जो है ड्यूटीज है ना, हमारी कस्टम की सारी ड्यूटियाँ स्मगलर लेके जा रहे हैं, उससे हमने खत्म करना है। और पॉलिसी के तहत हम खत्म कर सकते हैं। और ये अगर हमने खत्म ना की, वो इसी तरह जितने भी बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है उनको डॉलर से चाहिए, बॉर्डर ट्रेड तो है नहीं कि हमारे पास तो कुछ देने के कुछ है ही नहीं, हमारे अपने खाने की चीजें। बहुत शुक्रिया अर्पण, में शामिल करते हैं एक और आम खबर आपके सामने रखेंगे। 3 माह से जायद मुसलसल जेर हिरासत रहने वाले साबिक वजीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही सख्त अदालती अहकामात के बाद बिलाखिर रिहा हो गए थे, लेकिन रिहाई के फौरन बाद ही दोबारा गिरफ्तार भी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नज़रबंदी मुअत्तल करके आज फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया था, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कल पेश करें। जबकि IG इस्लामाबाद के बाद मजीद 3 अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज शाम परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से रिहाई देते ही इस्लामाबाद पुलिस ने ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद परवेज इलाही अपने वुकला के साथ जैसे ही गाड़ी में निकले तो पुलिस एहलकारों ने गाड़ी रोककर वुकला को नीचे उतार दिया और परवेज इलाही को गिरफ्तार करके ले गए। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि परवेज इलाही को थाना CTD ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। परवेज इलाही के खिलाफ थाना CTD में SHO थाना रमना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 11 दफात शामिल हैं। यह मुकदमा 18 मार्च को दर्ज हुआ था, जिसमें परवेज इलाही को नामालूम अफराद के जुमरे में गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारी दुनिया देख रही है कि परवेज इलाही को हाई कोर्ट्स के अहकामात का मजाक उड़ाते हुए अगवा करके ले गए। चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा होते ही यहाँ से उठा के अगवा करके ले जाया गया है। अगर अदालत कोई ऑर्डर करेगी तो उसका मानना होगा, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद ये अनार्की है, लॉलेसनेस है, सारी दुनिया देख रही है। आज मीडिया के सामने दिन दिहाड़े चौधरी परवेज इलाही साहब को हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से उनको अगवा करके ले गए हैं। सारी हदें क्रॉस हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने सेशन जज अटक को परवेज इलाही को बाजियाब करके आज पेश करने का हुक्म दिया था और IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था। लेकिन कल रात को ही जस्टिस अमजद रफ़ीक का मुल्तान बेंच तबादला हो गया और आज जस्टिस वक्कास रऊफ़ ने मामले की समाअत की है। आज की समाअत में सेशन जज अटक और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालत में पेश हुए, लेकिन सेशन जज परवेज इलाही को साथ नहीं लाए। दौरान समाअत अदालत ने सेशन जज से पूछा कि कल परवेज इलाही को 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, आप कब जेल में पहुंचे? इस पर सेशन जज ने कहा कि दोपहर के बाद जेल में पहुंचा, परवेज इलाही जेल में नहीं थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चेकअप के बाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि CPO और DPO कहाँ हैं, क्यों ना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। सुप्रिंटेंडेंट जेल किधर हैं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि जेल सुप्रिंटेंडेंट बाज़ वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके। वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत में जस्टिस वक्कास रऊफ़ ने कहा कि कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं कि वो परवेज इलाही को पेश करें। बादियुन नज़र में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। वैसे भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन का मामला तो अदालत के सामने मौजूद ही है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस परवेज इलाही को कल पेश करें। अदालत ने अटक जेल के सुप्रिंटेंडेंट, DPO अटक और CPO रावलपिंडी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी करते हुए IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को भी तलब कर लिया है। जस्टिस वक्कास रऊफ़ ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि
परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म वाज़ेह था। कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत की हुक्म अदूली की कोशिश की है। कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद कल ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हों और परवेज इलाही को भी पेश करें। दूसरी तरफ परवेज इलाही की एमपीओ के तहत नजरबंदी का कदम करार देने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भी आज समाअत की, जिसके दौरान परवेज इलाही के वकील ने कहा कि परवेज इलाही 3 महीने से जेल में हैं, कैसे नक्शे अमन के हालात पैदा कर सकते हैं। परवेज इलाही ने 4 माह से कोई बयान नहीं दिया। इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। वो एंटी करप्शन के केस में मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके हैं। नैब के मुकदमे में भी लाहौर हाईकोर्ट परवेज इलाही की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे चुकी है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सवाल किया कि क्या परवेज इलाही ने इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई की, कोई जलसा जुलूस किया। परवेज इलाही के वकील ने बताया कि परवेज इलाही ने कोई जलसा जुलूस, कोई हंगामा नहीं किया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत ने पूछा कि परवेज इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि परवेज इलाही को 1 जून को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को 12 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया और परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी और कहा कि परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बादियुन नजर में परवेज इलाही की एमपीओ के तहत नजरबंदी का ऑर्डर खिलाफ कानून है। बादियुन नजर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। बज़ाहिर परवेज इलाही को गिरफ्तार करने वाले अफसरान और अहलकारों ने तौहीन अदालत की है। जिन अहलकारों ने अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी कर चुकी है। परवेज इलाही आइंदा समाअत में 12 सितंबर को अदालत के सामने पेश हों। डीसी इस्लामाबाद 12 सितंबर तक जवाब जमा कराएं। लाहौर हाई कोर्ट ने जुम्मे को परवेज इलाही को रिहा करके हुक्म दिया था कि उन्हें अब बाहिफाजत घर पहुंचाया जाएगा। कोई भी इदारा ना तो उन्हें गिरफ्तार करेगा और ना ही किसी किस्म की हिरासत में लेगा। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर गुज़िश्ता रोज जस्टिस अमजद रफीक ने समाअत की थी और डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर जिम्मेदार अफसरान को तलब कर लिया था। लेकिन वक्फे के बाद दोबारा समाअत में दोनों अफसरान के नुमाइंदों ने अदालत में बयान दिया कि डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सूबे से बाहर गए हुए हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने नमाज दी है कि अगर अफसरान आज पेश होते हैं तो सिर्फ नोटिस जारी होगा, अगर कल पेश हुए तो शो कॉज नोटिस जारी होगा, जिसके बाद फर्द जुर्म आयद होगी। फिर कल ही तीसरी बार समाअत हुई तो डीआईजी सिक्योरिटी कामरान आदिल लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। लेकिन जस्टिस अमजद रफीक ने हिदायत दी कि 2 बजे तक डीआईजी ऑपरेशन, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसपी सिक्योरिटी अदालत में जवाब जमा कराएं। साथ ही अदालत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना को भी तलब कर लिया था। फिर चौथी समाअत में कल दोपहर 2 बजे अदालती हुक्म पर आईजी और एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हो गए थे, लेकिन परवेज इलाही के बारे में कुछ भी मालूम ना होने का बयान दे दिया था। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया था। जस्टिस अमजद रफीक ने हुक्म दिया था कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर 5 सितंबर को यानी आज अदालत में पेश हों, जबकि अटक जेल के सुप्रीटेंडेंट को भी अदालत ने आज तलब कर लिया था। और फिर आज लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के अहकाम सामने आए, जिनमें परवेज इलाही को रिहा करने और अदालती हुक्म अदूली करने वाले अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बाद परवेज इलाही को आज शाम रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर फौरन ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। 1 साल से ज़ायद अरसे और 50 से ज़ायद समातों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समात मुकम्मल कर ली है और उसका फैसला महफूज कर लिया है। और यह फैसला 16 सितंबर यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की रिटायरमेंट से पहले सुना दिया जाएगा, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा है कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, इससे पहले फैसला सुना दिया जाएगा, जो कि एक शॉर्ट और स्वीट फैसला होगा। अहम बात यह है कि यह केस गुज़िश्ता साल जुलाई से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समात था, जिसमें खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। जबकि इस केस में दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं, ख्वाजा हारिस ने उनकी नुमाइंदगी की है और मखदूम अली खान ने वफाक की नुमाइंदगी की है। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन को टफ टाइम देते हुए नजर आए। उन्होंने मुतअद्दिद दिलचस्प और अहम रिमार्क्स भी दिए, मुसलसल पार्लिमानी बालादस्ती की बात करते रहे, पार्लिमानी कानून साजियों में मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हुदूद व क़यूद की बात करते रहे, मगर बेंच के बाकी दोनों अराकीन उनकी राय से मुत्तफिक नजर नहीं आए। सिर्फ यही नहीं, रवा साल अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ है। तो इसके बाद इसी स्टे ऑर्डर के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह मुसलसल ये कहते रहे कि नैब तरामीम केस अब फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने उनकी बात नहीं मानी और 3 रुकनी बेंच ने ही समाअत जारी रखी। और आज 50 से ज़ायद समाअतों के बाद ये केस मुकम्मल हो गया है
और अब कुछ दिनों में इसका फैसला सामने आ जाएगा। जबकि नैब ने सुप्रीम कोर्ट में उन अफराद की लिस्ट भी फराहम कर दी है जिनके केसेस नैब तरामीम के बाद नैब के दायरा कार से निकल गए हैं। और जब आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहत बताई हैं। वजूहत से अंदाज़ा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।